न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। चलिए एक नजर डालती है, आगे जानते हैं विस्तार से। अमेरिका ने दी भारत को हॉकआई 360 देने की मंजूरी। जाने क्यों खास है हथियार, समुद्र में बढ़ेंगे चीन की धड़कन। भारत को अमेरिका से हॉकआई 360 मिलने जा रहा है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे उपग्रह के एक समूह को तैनात करता है। ये उपग्रह रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन और उसका भौगोलिक पता लगाते हैं। वे जहाजों, विमानों और तटीय प्रणालियों से संचार संकेतों का ट्रैक करते हैं। अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस डील में रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर, एनालिटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंटीग्रेशन सपोर्ट और ट्रेनिंग मॉड्यूलर शामिल है। इसकी कुल कीमत 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इससे भारत को अपने समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास तौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हॉकआई 360 से भारत को रियल टाइम समुद्री निगरानी करने में आसानी हो जाएगी। ये समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए एक अहम डील है। भारत को हॉकआई 360 सिस्टम भारत को बड़े समुद्री क्षेत्रों, खास तौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रियल टाइम निगरानी करने में मदद करेगा। इससे समुद्री अभियानों में जागरूकता और किसी घटना पर प्रतिक्रिया देना आसान होगा। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह उन जहाजों का भी पता लगा सकता है जो AIS को बंद कर देते हैं, ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। सार इमेजिंग बादलों और अंधेरे में भी देख सकता है। यह लेयर जहाज है आकार, गति और लोकेशन की पुष्टि कर है। सार रात में या तूफान के दौरान भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह सिस्टम तेज और सटीक है, जो हर मौसम और हर समय काम करता है। एनालिटिक RF इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पूरी स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जाति जनगणना वाला दाव चलकर बीजेपी ने कैसे कर दिया खेला। 5 तरह से राजनीतिक गुनागणित के बाद लिया फैसला। बीजेपी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करवाने की घोषणा की है। ये फैसला सिर्फ आंकड़े जुटाने के लिए नहीं, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक इंजीनियरिंग, चुनावी रणनीति और वैचारिक संतुलन का भी समीकरण बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 तक उनके कार्यालय के दूसरे चुनाव तक बीजेपी ने OBC, अति पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों को जोड़कर एक मजबूत सामाजिक समीकरण खड़ा किया था। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का ये वोट बैंक बिखर गया और इन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की ओर झुक गया, जिससे बीजेपी के 400 पार वाला सपना चकनाचूर हो गया। बीजेपी और NDA को इसके चलते खासकर यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों से तगड़ा झटका लगा। ऐसे में जाति जनगणना वाला दाव इन जातियों की उन उपेक्षित भावनाओं पर मरहम लगाने का प्रयास है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों में यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण अब पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए पार्टी हिंदुत्व पर भी सामाजिक न्याय और पिछड़ों की चुनावी चाशनी लगाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद एक ऐसे व्यापक सामाजिक समीकरण को तैयार करना है जिसमें धार्मिक और जातिगत दोनों स्तरों पर समर्थन हासिल हो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन से दोगुनी होंगी भारत की रफ्तार। अमेरिका और यूरोप पर सामने आ रही है सबसे बड़ी चुनौती। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को भारत की विकास दर का अनुमान जारी है। NGC ने बताया कि भारत के आगे अमेरिका, यूरोप जैसी इकोनॉमी रेंगती नजर आएंगी। इस दौरान भारत को एक सबसे बड़ी चुनौती से भी निपटना होगा। S&P के ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को 0.2% घटाकर 6.3% कर दिया है। विकास दर के अनुमान में यह बदलाव अमेरिका की टैरिफ नीतियों और संभावित आर्थिक प्रभावों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण किया गया है। हालांकि भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। SSNDP के अनुसार चीन की विकास दर FY26 में 3.5% रहने की संभावना है। जाहिर है कि भारत की विकास दर चीन के मुकाबले करीब 2 गुनी रहने वाली है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि US ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव ग्लोबल इकोनॉमी को भी धीमा कर सकता है।
एजेंसी ने साफ कहा है कि ट्रेड वॉर दुनिया के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है और बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों की वजह से कोई विजेता नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप पर सामने आ रही है सबसे बड़ी चुनौती। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को भारत की विकास दर का अनुमान जारी है। एनजीसी ने बताया कि भारत के आगे अमेरिका, यूरोप जैसी इकोनॉमी रेंगती नजर आएंगी। इस दौरान भारत को एक सबसे बड़ी चुनौती से भी निपटना होगा। S&P के ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को 0.2% घटाकर 6.3% कर दिया है। विकास दर के अनुमान में यह बदलाव अमेरिका की टैरिफ नीतियों और संभावित आर्थिक प्रभावों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण किया गया है। हालांकि भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। S&P के अनुसार चीन की विकास दर FY26 में 3.5% रहने की संभावना है। जाहिर है कि भारत की विकास दर चीन के मुकाबले करीब 2 गुनी रहने वाली है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूएस ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव ग्लोबल इकोनॉमी को भी धीमा कर सकता है। एजेंसी ने साफ कहा है कि ट्रेड वॉर दुनिया के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है और बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों की वजह से कोई विजेता नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप पर सामने आ रही है सबसे बड़ी चुनौती। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को भारत की विकास दर का अनुमान जारी है। एनजीसी ने बताया कि भारत के आगे अमेरिका, यूरोप जैसी इकोनॉमी रेंगती नजर आएंगी। इस दौरान भारत को एक सबसे बड़ी चुनौती से भी निपटना होगा। S&P के ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को 0.2% घटाकर 6.3% कर दिया है। विकास दर के अनुमान में यह बदलाव अमेरिका की टैरिफ नीतियों और संभावित आर्थिक प्रभावों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण किया गया है। हालांकि भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। S&P के अनुसार चीन की विकास दर FY26 में 3.5% रहने की संभावना है। जाहिर है कि भारत की विकास दर चीन के मुकाबले करीब 2 गुनी रहने वाली है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूएस ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव ग्लोबल इकोनॉमी को भी धीमा कर सकता है। एजेंसी ने साफ कहा है कि ट्रेड वॉर दुनिया के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है और बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों की वजह से कोई विजेता नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। जानिए दिल्ली NCR में क्यों हुई इतनी भारी बारिश। दिल्ली NCR में अचानक भारी बारिश और तेज हवाएं पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण हुई। इस समय गर्मी का मौसम है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत आज देश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में गरज बिजली, ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश 6 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में गरज, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश 7 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह दिल्ली के तेज आंधी और बारिश आफत लेकर आई। तेज आंधी और बारिश के कारण एक घर गिर गया और 4 लोगों की जान चली गई। इस खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत हुई और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बहुत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR में अचानक भारी बारिश और तेज हवाएं पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण हुई। इस समय गर्मी का मौसम है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत आज देश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में गरज बिजली, ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश 6 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में गरज, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश 7 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह दिल्ली के
तेज आंधी और बारिश आफत लेकर आई। तेज आंधी और बारिश के कारण एक घर गिर गया और 4 लोगों की जान चली गई। इस खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत हुई और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बहुत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अचानक भारी बारिश और तेज हवाएं पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण हुई। इस समय गर्मी का मौसम है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत आज देश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में गरज बिजली, ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश 6 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में गरज, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश 7 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह दिल्ली के तेज आंधी और बारिश आफत लेकर आई। तेज आंधी और बारिश के कारण एक घर गिर गया और 4 लोगों की जान चली गई। इस खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत हुई और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बहुत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अचानक भारी बारिश और तेज हवाएं पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण हुई। इस समय गर्मी का मौसम है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत आज देश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में गरज बिजली, ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश 6 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में गरज, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश 7 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह दिल्ली के तेज आंधी और बारिश आफत लेकर आई। तेज आंधी और बारिश के कारण एक घर गिर गया और 4 लोगों की जान चली गई। इस खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत हुई और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बहुत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अचानक भारी बारिश और तेज हवाएं पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण हुई। इस समय गर्मी का मौसम है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत आज देश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में गरज बिजली, ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश 6 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में गरज, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश 7 मई तक जारी रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह दिल्ली के तेज आंधी और बारिश आफत लेकर आई। तेज आंधी और बारिश के कारण एक घर गिर गया और 4 लोगों की जान चली गई। इस खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत हुई और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बहुत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जानलेवा दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं बिल गेट्स। बेटी पोब ने खोला ऐसा राज जिसे जानकर हिल जाएंगे आप। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। 22 वर्षीय फीबी ने बताया कि उनके पिता बिल गेट्स ऑस्पेगर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा है। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक रूप से बातचीत करने, भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। गेट्स ने बताया कि उनके माता-पिता उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास ले गए थे, जिसने 1 साल के भीतर उन्हें ये समझाया कि उनका मानसिक तरीका एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत भी हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और सोशल कम्युनिकेशन की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करता है, इमोशनल संकेतों को नहीं पकड़ पाता और व्यवहारों में दोहराव दिखाता है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी
फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। 22 वर्षीय फीबी ने बताया कि उनके पिता बिल गेट्स ऑस्पेगर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा है। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक रूप से बातचीत करने, भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। गेट्स ने बताया कि उनके माता पिता उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास ले गए थे, जिसने 1 साल के भीतर उन्हें ये समझाया कि उनका मानसिक तरीका एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत भी हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और सोशल कम्युनिकेशन की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करता है, इमोशनल संकेतों को नहीं पकड़ पाता और व्यवहारों में दोहराव दिखाता है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। 22 वर्षीय फीबी ने बताया कि उनके पिता बिल गेट्स ऑस्पेगर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा है। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक रूप से बातचीत करने, भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। गेट्स ने बताया कि उनके माता पिता उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास ले गए थे, जिसने 1 साल के भीतर उन्हें ये समझाया कि उनका मानसिक तरीका एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत भी हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और सोशल कम्युनिकेशन की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करता है, इमोशनल संकेतों को नहीं पकड़ पाता और व्यवहारों में दोहराव दिखाता है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। 22 वर्षीय फीबी ने बताया कि उनके पिता बिल गेट्स ऑस्पेगर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा है। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक रूप से बातचीत करने, भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। गेट्स ने बताया कि उनके माता पिता उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास ले गए थे, जिसने 1 साल के भीतर उन्हें ये समझाया कि उनका मानसिक तरीका एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत भी हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और सोशल कम्युनिकेशन की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करता है, इमोशनल संकेतों को नहीं पकड़ पाता और व्यवहारों में दोहराव दिखाता है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को लेकर उनकी बेटी फोबे गेट्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। 22 वर्षीय फीबी ने बताया कि उनके पिता बिल गेट्स ऑस्पेगर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा है। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक रूप से बातचीत करने, भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। गेट्स ने बताया कि उनके माता पिता उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास ले गए थे, जिसने 1 साल के भीतर उन्हें ये समझाया कि उनका मानसिक तरीका एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत भी हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और सोशल कम्युनिकेशन की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करता है, इमोशनल संकेतों को नहीं पकड़ पाता और व्यवहारों में दोहराव दिखाता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 15 साल की दुल्हन और 26 साल का दूल्हा, पुलिस ने रोक दी विदाई, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने की मदद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक नाबालिग लड़के की शादी कराए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया।
हमीरपुर जिले के बीवार थाना क्षेत्र के महेरा गांव में मेहरगी परिवार की नाबालिग बेटी का रिश्ता चोरी छिपे तय किया गया था। पिता ने शादी संपन्न कराने के लिए अपनी एक भैंस बेच दी थी। घर में शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद दूल्हा भारत लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंच गया। शादी के मंडप में विवाह की रस्में संपन्न कराए जाने की तैयारी चली रही थी। तभी सूचना पाते ही हमीरपुर से चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रमुख साफवान अहमद आनन फानन 6 सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम में शामिल अफसरों और पुलिस ने शादी का मंडप उखवाड़ा दिया और जांच पड़ताल पर नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी। टीम ने दोनों पक्षों के बयान भी लिए और हिदायत भी दी, ये शादी नहीं हो सकती। टीम ने गांव के सरपंच रामकिशोर से भी इस पूरे मामले में जानकारी ली। बीवार थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मौके पर जांच पड़ताल के बाद नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक नाबालिग लड़के की शादी कराए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हमीरपुर जिले के बीवार थाना क्षेत्र के महेरा गांव में मेहरगी परिवार की नाबालिग बेटी का रिश्ता चोरी छिपे तय किया गया था। पिता ने शादी संपन्न कराने के लिए अपनी एक भैंस बेच दी थी। घर में शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद दूल्हा भारत लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंच गया। शादी के मंडप में विवाह की रस्में संपन्न कराए जाने की तैयारी चली रही थी। तभी सूचना पाते ही हमीरपुर से चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रमुख साफवान अहमद आनन फानन 6 सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम में शामिल अफसरों और पुलिस ने शादी का मंडप उखवाड़ा दिया और जांच पड़ताल पर नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी। टीम ने दोनों पक्षों के बयान भी लिए और हिदायत भी दी, ये शादी नहीं हो सकती। टीम ने गांव के सरपंच रामकिशोर से भी इस पूरे मामले में जानकारी ली। बीवार थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मौके पर जांच पड़ताल के बाद नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक नाबालिग लड़के की शादी कराए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हमीरपुर जिले के बीवार थाना क्षेत्र के महेरा गांव में मेहरगी परिवार की नाबालिग बेटी का रिश्ता चोरी छिपे तय किया गया था। पिता ने शादी संपन्न कराने के लिए अपनी एक भैंस बेच दी थी। घर में शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद दूल्हा भारत लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंच गया। शादी के मंडप में विवाह की रस्में संपन्न कराए जाने की तैयारी चली रही थी। तभी सूचना पाते ही हमीरपुर से चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रमुख साफवान अहमद आनन फानन 6 सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम में शामिल अफसरों और पुलिस ने शादी का मंडप उखवाड़ा दिया और जांच पड़ताल पर नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी। टीम ने दोनों पक्षों के बयान भी लिए और हिदायत भी दी, ये शादी नहीं हो सकती। टीम ने गांव के सरपंच रामकिशोर से भी इस पूरे मामले में जानकारी ली। बीवार थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मौके पर जांच पड़ताल के बाद नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक नाबालिग लड़के की शादी कराए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हमीरपुर जिले के बीवार थाना क्षेत्र के महेरा गांव में मेहरगी परिवार की नाबालिग बेटी का रिश्ता चोरी छिपे तय किया गया था। पिता ने शादी संपन्न कराने के लिए अपनी एक भैंस बेच दी थी। घर में शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद दूल्हा भारत लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंच गया। शादी के मंडप में विवाह की रस्में संपन्न कराए जाने की तैयारी चली रही थी। तभी सूचना पाते ही हमीरपुर से चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रमुख साफवान अहमद आनन फानन 6 सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम में शामिल अफसरों और पुलिस ने शादी का मंडप उखवाड़ा दिया और जांच पड़ताल पर नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी। टीम ने दोनों पक्षों के बयान भी लिए और हिदायत भी दी, ये शादी नहीं हो सकती। टीम ने गांव के सरपंच रामकिशोर से भी इस पूरे मामले में जानकारी ली। बीवार थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मौके पर जांच पड़ताल के बाद नाबालिग बेटी की शादी रुकवा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुसाइड नोट न कोई मैसेज, 5 महीने में 3 लाशें। आखिर बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में क्यों मर रहे छात्र। बिट्स पिलानी के गोवा परिसर का 20 वर्षीय विद्यार्थी छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला।
गोवा की बिट्स पिलानी कैंप्स में एक और दुखद घटना हुई है। एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। यह पिछले 5 महीनों में स्थान में आत्महत्या का तीसरा मामला है। मृतक छात्र का नाम कृष्णा कसेरा था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। कृष्णा बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में पढ़ता था। वह MSc केमिस्ट्री और BE इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डबल डिग्री कर रहा था। कृष्णा सेकंड ईयर का छात्र था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से लटका हुआ मिला। उसका कमरा झूरी नगर कैंपस में था। बीते 5 महीने में तीसरा ऐसा केस है। खास बात है कि तीनों ही छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह करीब 9 बजे कृष्णा के दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। बिट्स पिलानी के गोवा परिसर का 20 वर्षीय विद्यार्थी छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। गोवा की बिट्स पिलानी कैंप्स में एक और दुखद घटना हुई है। एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। यह पिछले 5 महीनों में स्थान में आत्महत्या का तीसरा मामला है। मृतक छात्र का नाम कृष्णा कसेरा था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। कृष्णा बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में पढ़ता था। वह MSc केमिस्ट्री और BE इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डबल डिग्री कर रहा था। कृष्णा सेकंड ईयर का छात्र था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से लटका हुआ मिला। उसका कमरा झूरी नगर कैंपस में था। बीते 5 महीने में तीसरा ऐसा केस है। खास बात है कि तीनों ही छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह करीब 9 बजे कृष्णा के दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। बिट्स पिलानी के गोवा परिसर का 20 वर्षीय विद्यार्थी छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। गोवा की बिट्स पिलानी कैंप्स में एक और दुखद घटना हुई है। एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। यह पिछले 5 महीनों में स्थान में आत्महत्या का तीसरा मामला है। मृतक छात्र का नाम कृष्णा कसेरा था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। कृष्णा बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में पढ़ता था। वह MSc केमिस्ट्री और BE इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डबल डिग्री कर रहा था। कृष्णा सेकंड ईयर का छात्र था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से लटका हुआ मिला। उसका कमरा झूरी नगर कैंपस में था। बीते 5 महीने में तीसरा ऐसा केस है। खास बात है कि तीनों ही छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह करीब 9 बजे कृष्णा के दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। बिट्स पिलानी के गोवा परिसर का 20 वर्षीय विद्यार्थी छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। गोवा की बिट्स पिलानी कैंप्स में एक और दुखद घटना हुई है। एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। यह पिछले 5 महीनों में स्थान में आत्महत्या का तीसरा मामला है। मृतक छात्र का नाम कृष्णा कसेरा था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। कृष्णा बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में पढ़ता था। वह MSc केमिस्ट्री और BE इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डबल डिग्री कर रहा था। कृष्णा सेकंड ईयर का छात्र था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से लटका हुआ मिला। उसका कमरा झूरी नगर कैंपस में था। बीते 5 महीने में तीसरा ऐसा केस है। खास बात है कि तीनों ही छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह करीब 9 बजे कृष्णा के दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। बिट्स पिलानी के गोवा परिसर का 20 वर्षीय विद्यार्थी छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। गोवा की बिट्स पिलानी कैंप्स में एक और दुखद घटना हुई है। एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। यह पिछले 5 महीनों में स्थान में आत्महत्या का तीसरा मामला है। मृतक छात्र का नाम कृष्णा कसेरा था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। कृष्णा बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में पढ़ता था। वह MSc केमिस्ट्री और BE इलेक्ट्रिकल एंड
इंस्ट्रूमेंटेशन में डबल डिग्री कर रहा था। कृष्णा सेकंड ईयर का छात्र था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से लटका हुआ मिला। उसका कमरा झूरी नगर कैंपस में था। बीते 5 महीने में तीसरा ऐसा केस है। खास बात है कि तीनों ही छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह करीब 9 बजे कृष्णा के दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। बिट्स पिलानी के गोवा परिसर का 20 वर्षीय विद्यार्थी छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। गोवा की बिट्स पिलानी कैंपस में एक और दुखद घटना हुई है। एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। यह पिछले 5 महीनों में स्थान में आत्महत्या का तीसरा मामला है। मृतक छात्र का नाम कृष्णा कसेरा था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था। कृष्णा बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में पढ़ता था। वह MSc केमिस्ट्री और BE इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डबल डिग्री कर रहा था। कृष्णा सेकंड ईयर का छात्र था। वह अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की से लटका हुआ मिला। उसका कमरा झूरी नगर कैंपस में था। बीते 5 महीने में तीसरा ऐसा केस है। खास बात है कि तीनों ही छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह करीब 9 बजे कृष्णा के दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी, लेकिन कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।